ज्योग्राफी का ये तीसरा क्वेश्चन है। इससे पहले हम 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में आप जाइएगा मेरे चैनल में, वहाँ पर आपको बाकी 2 वीडियो मिल जाएंगे। उत्तर भारत की अफवाह प्रणाली का वर्णन कीजिए। सबसे पहले आपको उत्तर भारत के बारे में समझना होगा कि उत्तरी भारत कहाँ पर है, और उसके बाद अफवाह प्रणाली को समझना होगा। अगर ये चीज़ आप समझ गए तो ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर 3 बिंदु पर ही आधारित है। तो देखिए, उत्तर भारत का मतलब होता है भारत का उत्तरी भाग, उत्तरी क्षेत्र, और अफवाह प्रणाली का मतलब होता है जिसमें नदियाँ बहती है। तो जहाँ जहाँ से, जिस रास्ते से जहाँ से नदियाँ बह रही है और कितने नदी बह रहे हैं, वही आपका अफवाह प्रणाली है। तो सबसे पहले मैप के माध्यम से समझ लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन का आंसर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, भारत का अफवाह तंत्र है ये जो आपका यहाँ पर दिख रहा है, हिमालय अफवाह तंत्र। तो यहाँ पर देखिएगा सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी तंत्र। इसके बाद ये आपका गंगा नदी तंत्र, ये वाला है। इसके बाद ये आपका ब्रह्मपुत्र तंत्र। तो ये जो यहाँ पर ये जो एरिया है, ये उत्तरी भाग है। ऊपर वाला भाग को उत्तरी भाग कहते हैं, नीचे दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम। तो ये पूरा उत्तरी वाला क्षेत्र है। ये 3 क्षेत्र के आधार पर, 3 अफवाह तंत्र के आधार पर इस क्वेश्चन के आंसर को लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी इसको आपको नहीं समझना है, ये जो यहाँ पर मैप है इसको समझने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए सीधा आंसर की ओर बढ़ते हैं। आप मैप भी बना सकते हो आंसर के कॉपी में। तो भारत में नदियों की अफवाह प्रणाली का भूगोल और जल विज्ञान में अत्यधिक महत्व है। यानी भारत में जो भी नदियाँ हैं, अफवाह प्रणाली का भूगोल और जल विज्ञान में बहुत ज़्यादा महत्व है। उत्तर भारत की अफवाह प्रणाली मुख्य रूप से हिमालय नदियों और गंगा के मैदानों की नदियों पर आधारित होती है। तो उत्तर भारत की जो अफवाह प्रणाली है, जहाँ से नदियाँ बहती है, मुख्य रूप से वो कहाँ से बहती है, किस पर आधारित है? हिमालय नदियों पर आधारित है, गंगा के मैदानों की नदियों पर आधारित है। यानी जो नदियाँ बह रही है उत्तर भारत में, वो मैदानी क्षेत्र में बह रही है उत्तर भारत में, या फिर हिमालय से निकलकर ही वह बह रही है। यह क्षेत्र अपनी जल संसाधन संपन्ना, कृषि की उपजाऊ भूमि और सभ्यताओं के विकास के लिए प्रसिद्ध है। यानी ये जो नदियाँ हैं ना, इस कारण से हम लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं, इसलिए यह जल संसाधन है। हर चीज़ में उपयोग करते हैं, कृषि में खास करके करते हैं। साथ ही साथ जितने भी सभ्यता हुए वह नदियों के किनारे ही बसे हैं। तो उन सारे चीज़ों के लिए यह प्रसिद्ध है। उत्तर भारत की अफवाह प्रणाली को 3 प्रमुख समूहों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है गंगा नदी प्रणाली, दूसरा सिंधु नदी प्रणाली और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली। अब इन तीनों प्रणाली में अलग अलग प्रकार के नदियाँ होंगे, तो ये तो आपको याद करना होगा। तो देखिए, सबसे पहले गंगा नदी प्रणाली को समझते हैं। गंगा नदी प्रणाली उत्तर भारत की सबसे प्रमुख और जीवनदायिनी नदी प्रणाली है। यानी ये जो गंगा नदी प्रणाली है, यह उत्तर भारत की सबसे प्रमुख है और साथ ही साथ जीवन देने वाली यह नदी प्रणाली है। यह क्षेत्र के बड़े भूभाग को सिंचाई, यानी ये जो है यह एक बड़े क्षेत्र या फिर ज़मीनी भाग के लिए सिंचाई के लिए, क्योंकि नदियाँ छोटी नहीं है। हालांकि हम लोग मैप में देखते हैं बहुत पतला सा, लेकिन नदियाँ बहुत बड़ी रहती है, उसमें बहुत सारा पानी रहता है। तो बड़े क्षेत्र के लिए उसमें क्या होता है, सिंचाई के लिए, साथ ही साथ पेयजल के लिए यानी पीने लायक पानी के लिए, और जल परिवहन की सुविधा प्रदान करती है। गंगा नदी हिमालय के गोमुख ग्लेशियर से निकलती है। यानी ये जो गंगा नदी है वह हिमालय के गोमुख ग्लेशियर से निकलती है। यानी गोमुख ग्लेशियर मतलब एक बर्फ़ है, ठीक है, हिमालय का, और उसी का नाम है जहाँ ये पिघलकर निकलती है, उसका नाम है गोमुख ग्लेशियर, और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। अब यहाँ पर देख लेते हैं इस प्रणाली के, यानी गंगा नदी प्रणाली के प्रमुख नदियाँ। जैसे कि पहला आपका गंगा नदी है। तो गंगा उत्तर भारत की मुख्य नदी है। यह लगभग 2525 किलोमीटर लंबी है और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। तो इस नदियों के बारे में कुछ आपको लिख देना है परिचय के तौर पर। फिर देखिए, यहाँ पर यमुना नदी है। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यानी यमुना नदी कहाँ से निकलती है, इसके नाम से ही स्पष्ट है, यमुनोत्री ग्लेशियर, और यह दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद आगे बढ़े तो सोन नदी तीसरी नदी है इस प्रणाली की। यह मध्य भारत से निकलती है और गंगा में मिलती है। इसकी जलधारा गंगा मैदान के दक्षिणी हिस्से को सींचती है। यानी इसके जल के द्वारा दक्षिणी हिस्से की सिंचाई होती है कृषि करने के लिए। इसके बाद आगे देखिए 4th नंबर, घाघरा, गंडक और कोसी नदियाँ। ये नदियाँ नेपाल के हिमालय क्षेत्रों से निकलकर उत्तर भारत में गंगा में जाकर मिलती है। यानी ये नेपाल से जो हिमालय क्षेत्र है उससे निकलकर सीधा उत्तर भारत में जाके गंगा में मिल जाती है। इन नदियों में मानसून के दौरान जल स्तर बढ़ने से बाढ़ का भी खतरा रहता है।
तो अगर आप मैप से भी अगर अच्छे तरीके से देखोगे ना, आपके पास अगर नदियों का मैप होगा तो उत्तरी भाग वाला नदी का मैप निकाल लीजिएगा और इस क्वेश्चन के आंसर को वीडियो को स्टार्ट कर दीजिएगा, फिर देखिएगा आपको कैसे और अच्छे से समझ में आएगा। अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं इस प्रणाली की। गंगा नदी प्रणाली भारत के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक को सिंचित करती है, यानी ये जो प्रणाली है, इस नदी प्रणाली में जितने भी नदियाँ हैं वो सबसे उपजाऊ क्षेत्र को ही क्या करती है, सींचती है, सिंचाई करने में वहाँ पर सहायता करती है। यह धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मानसून के दौरान इसमें बाढ़ आना आम है, यानी मानसून के समय क्या होता है, बरसात बहुत तेज़ी से होती है और उस समय बाढ़ आना ये आम बात हो जाता है, जो कृषि और जनजीवन को प्रभावित करता है। तो ये इसकी विशेषताएं हैं जो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर दूसरे प्रवाह प्रणाली की ओर बढ़ते हैं, सिंधु नदी प्रणाली। सिंधु नदी प्रणाली का उत्तरी भारत और पाकिस्तान में जल संसाधनों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। सबसे पहले मैं आपको इसको मैप के माध्यम से समझाता हूँ। खैर यहाँ पर सिंधु नदी से तो आप समझ गए होंगे, क्या ज़रूरी मैप दिखाना। सिंधु नदी मतलब ये क्या, ये पाकिस्तान वाले एरिए में है, समझ में आया ना। तो इसीलिए यहाँ लिखा गया है कि सिंधु नदी प्रणाली का उत्तरी भारत और पाकिस्तान में जल संसाधनों के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान करता है। और इस प्रणाली का अधिकांश भाग जो है वो अब पाकिस्तान में स्थित है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान अलग हो चुका है। तो अधिकांश भाग कहाँ पर है ये सिंधु नदी प्रणाली का, तो वो पाकिस्तान में स्थित है। लेकिन इसकी सहायक जो नदियाँ है वो भारत के पंजाब और जम्मू कश्मीर क्षेत्रों में भी बहती है। भाई नदी को कोई रोक थोड़ी ना सकता है। पाकिस्तान में बहना स्टार्ट हुआ तो ये इंडिया से होकर बांग्लादेश भी जा सकता है, कोई रोक नहीं सकता। चाइना भी जा सकता है, जहाँ तक इसकी मर्जी करे वहाँ तक, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं प्रमुख नदियाँ इसके, इस प्रणाली के, सिंधु नदी प्रणाली के। तो यहाँ पर पहला नंबर पर सिंधु नदी हो जाएगा। तो यह नदी तिब्बत के मानसरोवर झील क्षेत्र से निकलती है। कहाँ से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर झील जो है ना, उसी से निकलती है और जम्मू कश्मीर से गुजरती हुई जम्मू कश्मीर से होकर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। इसकी कुल लंबाई 3180 किलोमीटर है। आगे देखिए दूसरा नदी है झेलम नदी। यह नदी जम्मू कश्मीर की बुलर झील से निकलती है। बुलर झील से निकलती है झेलम नदी और सिंधु नदी में मिल जाती है। इसके बाद देखिए चेनाब नदी। चेनाब हिमालय के हिमाच्छादित, ठीक है, यह जो है ना वो चेनाब जो है, चेनाब नदी वह हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों से निकलती है और भारत व पाकिस्तान दोनों के लिए जल का प्रमुख स्रोत है। यानी भारत में भी यह बहती है और पाकिस्तान में भी, दोनों के लिए जल का स्रोत है। फोर्थ नंबर देखिए नदी है कौन, रावी, ब्यास और सतलज नदियाँ। ये नदियाँ पंजाब में सिंचाई का प्रमुख स्रोत है, यानी ये जो है वो पंजाब के लिए सिंचाई का प्रमुख स्रोत है और ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इतिहास की दृष्टि से क्यों, पाकिस्तान वाला पंजाब में आप लोग जानते हो ना। आगे देखिए विशेषताएं के बारे में देख लेते हैं इस नदी प्रणाली। तो सिंधु नदी प्रणाली भारत और पाकिस्तान के बीच जल समझौतों जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी के लिए भी प्रसिद्ध है। इसके अलावा इसका उपयोग कृषि, पनबिजली यानी बिजली का उत्पादन और घरेलू जल आपूर्ति के लिए भी किया जाता है। यानी इसका उपयोग खेतीबाड़ी के लिए, बिजली पैदा करने के लिए और घरेलू उत्पादन के लिए, पीने के लिए, ये सारी चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है। अब तीसरी प्रणाली को देख लेते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली। देखिए मैं क्वेश्चन को बहुत सिंपल और शॉर्ट में बता रहा हूँ। इसका क्या रीज़न है, ताकि आप ज्योग्राफी में फेल ना करो, प्रमोट ना करो। हालांकि उतने स्टूडेंट फेल नहीं किए थे, लेकिन इस बार भी कोई भी फेल ना करे। और अगर क्वेश्चन के आंसर को समझ लेते हो तो खुद से आप लंबा कर सकते हो उसके आंसर को। तीसरी जो प्रणाली है वो आपका ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली। हालांकि ब्रह्मपुत्र नदी का अधिकांश भाग जो है वह पूर्वोत्तर भारत है। पूर्वोत्तर भारत समझ रहे हो, जैसे कि ऊपर में उत्तर, इधर दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम। तो यहाँ पर बोला गया है पूर्व और उत्तर। तो पूर्व ये वाला है, उसके बाद ये वाला उत्तर है, ठीक है। तो ये वाला जो भाग है, ठीक है, ये वाला पूर्वोत्तर, ये वाला भाग, तो इसी भाग में क्या है, ब्रह्मपुत्र का नदी का अधिकांश भाग है पूर्वोत्तर भारत और बांग्लादेश में बहता है जाकर, क्योंकि इधर से जाएगा तो फिर इधर बांग्लादेश में ही जाकर बहेगा। और इसका उत्तरी भारत के क्षेत्रों में भी महत्व है और साथ में उत्तर भारत में भी इसका महत्व है। यह तिब्बत के मानसरोवर क्षेत्र से निकलती है। कहाँ से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर क्षेत्र से, और असम व अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। देखिए बांग्लादेश में जाएगा तो उससे पहले यह मानसरोवर, जो तिब्बत मानसरोवर है, वहाँ से निकला, फिर निकलकर असम में गया, असम से अरुणाचल प्रदेश, इस तरीके से होकर यह बांग्लादेश तक जाकर पहुँचता है। आगे देखते हैं प्रमुख नदियाँ इसके। तो इसमें पहला आपका ब्रह्मपुत्र नदी, जैसे जो प्रणाली है उसका सबसे पहले नदी का नाम लिख दीजिएगा, एक नदी हो जाएगा, फिर आप यहाँ पर कुछ और नदियों को याद कर लीजिएगा। तो ब्रह्मपुत्र नदी यानी यह नदी हिमालय से निकलकर तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में बहती है।
फिर इसके बाद नेक्स्ट नदी कौन है, सहायक नदियाँ इसकी, तो इसकी सहायक नदियाँ भी, यानी सहायक नदियाँ का मतलब क्या होता है, ये अगर ब्रह्मपुत्र नदी है तो इससे इधर निकला, फिर ये इधर निकला, फिर इधर निकला, यहाँ तक गया, फिर यहाँ छोटी छोटी जो नदियाँ होती है सो इसके सहायक नदियों में सुबनसिरी, धनसिरी और मानस नदियाँ प्रमुख है। इसके बाद इसकी विशेषताओं के बारे में अगर देखें तो ब्रह्मपुत्र नदी मानसून के दौरान बाढ़ की समस्या उत्पन्न करती है, यानी मानसून के टाइम में वर्षा ज़्यादा होती है, उस कारण से क्या होता है कि मानसून में बाढ़ की समस्या बढ़ जाती है। यह नदी जल परिवहन और बिजली पैदा करने के लिए महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर उत्तर भारत की जो अपवाह प्रणाली है उसकी अलग से विशेषताएं यहाँ पर बिंदुवार मैंने आपको बता दिया है, अभी मैं आपको बताऊंगा अच्छे से। यहाँ पर मैंने अलग से भी यहाँ पर लिया था विशेषताएं एक एक करके, और यहाँ पर भी लिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि विशेषता लिखना जरूरी है। उसके बारे में अगर पूछ रहा है तो हिमालय पर्वत के स्रोत, यानी ये जो नदियाँ इसकी क्या खासियत है, क्या क्वालिटी है, तो ये सारी नदियाँ जो है उत्तरी क्षेत्र वाली जो नदी प्रणाली है वो उत्तरी हिमालय क्षेत्र से ही निकलती है, जो उत्तरी क्षेत्र में हिमालय है, क्योंकि इसका मुख्य यही स्रोत है, यही ना क्वालिटी है, यही विशेषता है। तो भारत यानी उत्तर भारत की अधिकांश नदियाँ हिमालय के ग्लेशियरों से ही निकलती है, जिससे इनमें साल भर पानी बहता रहता है, बर्फ़ पिघलता रहता है हिमालय का। नदियों में पानी हमेशा साल भर बहता रहता है, ज़रूरी नहीं कि बारिश हो या फिर ना हो, ये इसकी खासियत है, क्वालिटी यानी विशेषता है। दूसरे नंबर पर मूल अपवाह दिशाएं, ये नदियाँ मुख्यतः दक्षिण या दक्षिण पूर्वी दिशा में बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो सबसे पहले देखिए दक्षिण में बहती है, यानी उत्तर से ये जब निकल रही है तो भाई दक्षिण में ही बहेगी, या फिर इधर पूरब है तो दक्षिण पूर्व से बहेगी। दक्षिण पूर्व समझते हो, इधर होता है, यानी इधर दक्षिण हो गया, इधर पूर्व हो गया, तो ये इस इलाके की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी इस साइड है, तो इस तरीके से आप इसकी खासियत लिख सकते हो। फिर तीसरे नंबर पर बाढ़ प्रवणता, यानी बाढ़ की समस्या लिख दीजिएगा यहाँ पर, यानी मानसून के दौरान हिमालय नदियों में जल स्तर बढ़ जाता है, जिस कारण से बाढ़ का खतरा होने लगता है और यह कृषि और जनजीवन पर प्रभाव डालता है। ठीक है, इसके बाद फोर्थ सिंचाई और कृषि, यानी ये सिंचाई के लिए बहुत ही अच्छा साधन है और सिंचाई में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। तो ये आप लिख सकते हो, अपने से बनाइए, मैं पॉइंट्स आपको दे रहा हूँ, आप चाहो तो खुद से लिख सकते हो, आपके माइंड में कहाँ तक आंसर जाता है। फिर सांस्कृतिक महत्व, तो ये सांस्कृतिक महत्व क्या है, तो गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी नदियों का भारतीय संस्कृति जैसे कि धार्मिक परंपराओं और साहित्य में विशेष महत्व है। यानी इन नदियों के बारे में अगर इतिहास उठाकर देखोगे, इतिहास में बहुत ज़्यादा महत्व है, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र में हो या फिर साहित्यिक क्षेत्र में हो। इसके बाद हम निष्कर्ष के तौर पर क्या लिखेंगे कि उत्तर भारत की अपवाह प्रणाली भारत की कृषि, अर्थव्यवस्था और जलवायु के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यानी ये जो नदियाँ है, अपवाह नदी प्रणाली उत्तरी क्षेत्र में भारत के, यह कृषि के लिए भी और अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि अगर खेतीबाड़ी होगी, मिट्टी उपजाऊ रहेगी, सिंचाई के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, विद्युत पैदा कर रहे हैं, तो इस तरीके से हमारे क्षेत्र या फिर हमारे राज्य या हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। और यह क्षेत्र उपजाऊ मैदान, यानी ये जो क्षेत्र है वो नदियों के कारण ही उपजाऊ मैदान है, और जल संसाधनों की प्रचुरता, यानी जल संसाधन मतलब समझते हैं हम लोग जल का उपयोग करते हैं, इसलिए यह जल संसाधन बन गया। और सांस्कृतिक विरासत के लिए भी प्रसिद्ध है, हालांकि जलवायु परिवर्तन और बाढ़ जैसी समस्याएं भी है इसमें, इस क्षेत्र के लिए चुनौतियां उत्पन्न करती है। इन समस्याओं से निपटने के लिए प्रभावी जल प्रबंधन और नदी संरक्षण नीतियों की आवश्यकता है। तो ओवरऑल आपको इतना लिखना है कि सबसे पहले आपको लिखना है निष्कर्ष में कि उत्तर भारत में जो भी अपवाह प्रणाली है उससे हमारे भारत देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में कृषि के द्वारा, जल विद्युत निर्माण के द्वारा या फिर जल संसाधन के द्वारा बहुत योगदान निभाती है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चुनौतियां भी है, जैसे मानसून के टाइम में जल ज़्यादा भराव नदियों में होने के कारण बाढ़ जैसी समस्या आ जाती है। लेकिन इसके निपटारे के लिए बहुत सारे जल प्रबंधन नीतियाँ भी उपलब्ध कराई जाती है सरकारों के द्वारा, जिससे इसको निपटने में सहायता प्रदान करती है। तो उम्मीद करते हैं आज के वीडियो में आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कम से कम वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में।